नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी का मनोविज्ञान की क्लासेस कर रहे थे और उसके अंदर हमने कुछ शिक्षा मनोविज्ञान का बेस देखा था और लर्निंग का कुछ थ्योरीज देखे थे, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, बंडूरा, जीन प्याजे सबकी हमने थ्योरी को देखा था। काफी डिटेल के अंदर इन थ्योरीज को देख लिया था। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू किया था। मंद बुद्धि बालक कौन से होते हैं, बताया था आपको कि 72 कम जिनका आईक्यू रहता है, 70 से नीचे नीचे जिनका आईक्यू रहता है, वो मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में आते हैं। डिटेल के अंदर मंद बुद्धि बालकों को भी देख लिया था। मंद बुद्धि बालकों के अंदर भी हमने देखा था कि 70 टू 50 तक अगर बालक आते हैं तो एजुकेशन दिया जा सकता है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है समावेशी शिक्षा, जिसका टैगलाइन हमने देखा था कि सभी के लिए शिक्षा, ये टैगलाइन रह रहा है, तो उन कैटेगरी के अंदर उन बच्चों को एजुकेशन दिया जा सकता है। लेकिन अगर 52 नीचे आते हैं, 50 टू 35, 35 टू 20 और 20 से भी अगर डाउन रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन देना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। 50 टू 35 स्पेशल स्कूल के अंदर उन्हें एजुकेशन दिया जा सकता है, लेकिन इससे नीचे जो है ट्रेनर की जरूरत है, एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। अपने खुद के वर्क करने के लिए भी इन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। यहाँ तक हमने इस टॉपिक को काफी अच्छे से देख लिया था। अभी नेक्स्ट था हमारा समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं। समस्यात्मक बालकों पर अपने डिस्कस कर रहे थे और कुछ इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि समस्यात्मक बालक होते कौन से, इनका आईक्यू लेवल कम नहीं होता बिल्कुल, लेकिन ये बच्चे सामाजिक जो व्यवहार है उनसे थोड़ा सा अलग व्यवहार करते हैं। परिवार के लिए, विद्यालय के लिए, समाज के लिए समस्या खड़ा करना इनका सबसे बड़ा टारगेट होता है। अटेंशन सीकर होते हैं ये बच्चे। इनके बारे में हमने डिटेल के अंदर आज पढ़ना है, तो चलते हैं समस्यात्मक बालकों पर। समस्यात्मक बालक अपने कर रहे थे, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन से होते हैं, बताया था कि जिनके व्यवहार, उनका जो बिहेव होगा, वो की जो इमोशंस होंगे, वो उनका जो सोशल एडजस्टमेंट होगा, वो के अंदर कुछ अलग सी असामान्यताएं होती, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह वो बिहेव नहीं करते, बच्चों से थोड़ा हटकर रहते हैं। वो हटकर रहने से मतलब क्या है कि वहां पर नाम ही समस्यात्मक है, तो वहां पर समस्या क्रिएट करते हैं। जैसे क्लास के अंदर देखा जाए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्नीचर की तोड़फोड़ करना, टीचर आ रहा है तो उस टाइम पीरियड में शरारतें करना, के पास अगर कंपास है, पेन है, पेंसिल है, तो उन चीजों से प्रॉब्लम क्रिएट करना क्लास में, कि जो स्टडी का शेड्यूल चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए। ये प्रॉब्लम रहती है उन बच्चों की। तो वो इमोशनली थोड़ा सा अलग होंगे, व्यवहारिक रूप से अलग होंगे, सामाजिक रूप से थोड़े से अलग होंगे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी असामान्यताएं आ जाती हैं जिनसे उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनका सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जो विकास होता है उनमें प्रॉब्लम आती है, वहां पर बाधा क्रिएट करते हैं। ये बच्चे विद्यालय के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, समाज के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और परिवार के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। परिवार के लिए भी अगर समस्यात्मक बालक है, उनके छोटे भाई बहन हैं, तो वो उनसे भी शरारतें करेंगे, चलते फिरते उनकी पिटाई कर देना। कल भी बताया था आपको इसके बारे में। वो सिर्फ अटेंशन चाहिए, तो सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम रहता है कि ये अटेंशन सीकर होते हैं, इनको हर वक्त अटेंशन की नीड होती है। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ रहती है कि वो नेगेटिव फेज में अटेंशन लेते हैं, मतलब नकारात्मक व्यवहार इनके अंदर ज्यादा रहते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा रहती है और उन कामों से ये अटेंशन लेने की ट्राई करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह बालक जिसका व्यवहार लगातार देखो नकारात्मक, मैंने कहा ना कि नेगेटिव फेज के अंदर रहता है, ये अव्यवस्थित होगा, अनुचित होगा, और जिसके कारण स्वयं के और दूसरों के जीवन में समस्या उत्पन्न होगी। इनकी खुद की लाइफ में तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है, दूसरों की लाइफ में भी इनके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालकों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इनके अंदर। सबसे पहले आपको जब समस्यात्मक बालक बताया कि सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या रहती है, अटेंशन सीकर होते हैं ये। लेकिन अटेंशन सीकर भी किस बेस पे होंगे, नेगेटिव फेज के ऊपर अटेंशन सीकर रहते हैं। मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर ये अटेंशन सीकर है, कुछ भी अच्छा काम करके ये अटेंशन नहीं लेंगे, हमेशा नेगेटिव फेज के अंदर काम करके ये अटेंशन लेने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला इनका होता है अब नॉर्मल बिहेवियर, इनका असामान्य व्यवहार।
इनके अंदर क्योंकि समस्यात्मक हैं, कल भी आपको बताया कि कक्षा में पीछे-पीछे बैठना है इन्होंने, शरारतें करनी है, झूठ बोलना है, प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो ये फेज़ रहता है इनका। तो इसके अंदर असामान्य व्यवहार में क्या है इनकी? अनुशासनहीनता। अब क्लास में डिसिप्लिन में रहेंगे तो कौन इन पे ध्यान देगा, क्योंकि सभी पूरी क्लास डिसिप्लिन में है। अब इडिसिप्लिन है, इर्रेगुलर रहेंगे ये, तो अनुशासनहीनता, झूठ बोलना, चोरी करना, गाली-गलौज करना, ये सिम्पटम्स रहते हैं इनके अंदर। अब ये गलत काम करेंगे तो वो अटेंशन मिलेगा इनको। ऐसे लोगों की नज़र में तब आ पाएँगे, क्योंकि अगर सामान्य हैं तो लोगों की नज़र में नहीं आएँगे। तो इनका मेन टारगेट रहता है कि गलत कामों से अटेंशन लेना। तो ये अनुशासनहीन रहेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे और गाली-गलौज करेंगे, और बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे, या ऑप्शन में बहुत ज्यादा डरपोक होंगे। डरते भी बहुत हैं ये बच्चे कि इनकी पिटाई ना हो जाए, ये पकड़े ना जाएं। ऐसा काम भी ये करते हैं जिसकी वजह से इनको डर भी लगता है। तो समाज विरोधी हैं, परिवार विरोधी हैं, विद्यालय के अंदर भी विरोधी व्यवहार वाले रहते हैं। दूसरा, इनका भावनात्मक असंतुलन होता है, इमोशनली इनबैलेंस रहता है, इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती बिल्कुल भी। 1 मिनट में अगर गुस्सा कर रहे हैं तो दूसरे मिनट में बहुत ही बेचारे बन जाते हैं। इस तरह का इनका इमोशनली फेज रहता है। इमोशनली फेज के अंदर जल्दी गुस्सा आना, बहुत ज्यादा एंगर इश्यू रहते हैं, फिर छोटी छोटी बात पर रोना या उदास होना, 1 मिनट में रोने लग जाएंगे और उदास हो जाएंगे। तो दोनों ही फेज इनके साथ में चलते हैं। वो कहते हैं ना, पर्सनैलिटी 1 मिनट में स्प्लिट हो जाती है इनकी। इस तरह का इनका फेज रहता है। और आत्मविश्वास की कमी, तो समस्यात्मक बालक ही तभी हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, कोई भी विशेष बालक होंगे ना तो उनमें आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि उनके अंदर वो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, माइंड के अंदर एक अलग सा डिसऑर्डर रहता है, माइंड उनका एक अलग इमोशन लेवल पर चलता है, तो इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो इनकी विशेषताओं के अंदर हम देखें, अनुशासनहीनता इनके अंदर होगी, झूठ बोलना, चोरी करना, गाली गलौज करना, जिद्दी होना, जल्दी गुस्सा आना, जल्दी रोना, उदास होना, और आत्मविश्वास की इनके अंदर कमी होना, ये इनकी कुछ विशेषताएं रहती हैं। और विशेषताएं देखें, सामाजिक असमायोजन, तो ओब्वियसली समाज के विरोधी हैं ये, ऐसे व्यवहार करते हैं जो समाज के अकॉर्डिंग नहीं है। अब अनुशासनहीनता है तो ओब्वियसली समाज के अकॉर्डिंग, अनुशासनहीन है तो समाज के विरोधी ही होंगे। तो समाज विरोधी रहते हैं, वहां पर इनका असमायोजन होता है, एडजस्टमेंट नहीं आता। समूह में ये कभी से ठीक से काम नहीं कर पाते और दूसरों से हमेशा लड़ाई झगड़ा करना और सामाजिक नियमों को न मानना। अब समस्यात्मक हैं, समाज विरोधी काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन जो समाज के रूल रेगुलेशन है उनको नहीं करते, जो समाज के नियम कानून बने हुए हैं उनको ये फॉलो नहीं करते, ये समाज से हमेशा नियमों के अपोजिट चलते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, और समूह में तो कभी ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर एक अलग ही जोन होता है कि किस टॉपिक के ऊपर इशू क्रिएट किया जाए। अब पूरे ग्रुप में काम कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने इशू क्रिएट करना है, तो ग्रुप के साथ इनकी बॉन्डिंग कभी नहीं बैठती। शैक्षिक कठिनाइयां होती, इनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती, कक्षा में कभी ध्यान नहीं देते और बार बार असफल, कक्षा में इन्होंने पढ़ना ही नहीं है, कक्षा के विरोध में ही रहते हैं, अपोजिट ही रहते हैं, जो टीचर ने पढ़ाना है उससे अपोजिट इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो कक्षा में ये पढ़ नहीं पाते, कभी बार बार ये असफल होते हैं, फेलियर हो रहते हैं ये बच्चे। बहुत कम, रेयर चांसेस ये होते हैं कि ये बच्चे पास हो जाए। तो पढ़ाई में इनकी बिल्कुल रुचि नहीं होती, कक्षा में ये ध्यान नहीं देते और बार बार असफल होते हैं। व्यक्तिगत संबंधी समस्याएं, इनके अंदर हीन भावना और आत्मग्लानि ज्यादा होती है, इसी कारण ये अटेंशन, इनके अंदर किसी ना किसी चीज की हीन भावना अपने अंदर रहती है। देखो, इन बच्चों को सुधारा जा सकता है केस स्टडी के माध्यम से। केस स्टडी क्या होती है कि पहले बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आई क्यों, उनका बेस क्या है, उनका परिवार देखा जाएगा, समूह देखा जाएगा, पीछे का पूरा डिटेल देखा जाएगी, जन्म से लेकर आगे की डिटेल पूरी देखी जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसे फेज रहे होंगे जिसके कारण ये समस्यात्मक, समस्यात्मक बालक का जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है अपराधी बालक। अगर समस्यात्मक बालक इस फेज के अंदर सुधर जाएं, कुछ ऐसी टेक्निक के द्वारा, कुछ ऐसे मेथड के द्वारा अगर इनको सुधार दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो यही बालक आगे जाके अपराधी बालक में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही बालक आगे जाके अपराधी बालक बनते हैं। तो व्यक्तिगत संबंधी समस्या इनकी क्या रहती है, व्यक्तित्व संबंधी आत्मग्लानि और हीन भावना होती है, और कभी तो बहुत ज्यादा इनमें एंगर इश्यू होते हैं, और कभी अत्यधिक संकोच, दब्बू तम के बिल्कुल हेजिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी कुछ बोल ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा, और कभी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तो इनका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशन जो है इनके अनबैलेंस रहते, स्टेबल नहीं रहते, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, या तो ये बहुत ज्यादा
हाइपर रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली उन चीज़ों के अंदर डरे हुए रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है इनको और कई बार बहुत ज़्यादा ये संगीत भी हो जाते हैं। समस्यात्मक बालकों के कारण क्या है? देखो, समस्यात्मक व्यवहार जो है वो जन्मजात कभी भी नहीं होता। बच्चे ने जन्म लिया है तो जन्म से वो समस्यात्मक नहीं बनेगा। अपने मंदबुद्धि बालकों की बात करें तो वो जन्मजात है, उनका आईक्यू लेवल कम है, जन्म से ही कम है। कुछ मेंटल डिसऑर्डर रहे होंगे जिसकी वजह से उनका आईक्यू लेवल कम। लेकिन जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो जन्मजात नहीं होते। इन्हीं परिस्थितियों के कारण मैंने आपको कहा ना कि केस स्टडी हमें करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि पीछे बालक के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से उसमें आत्मग्लानि, हीनता की भावना आ गई है, जिसके कारण वो समस्यात्मक बन। समस्यात्मक बालक कभी भी जन्मजात नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। बाकी अपने बच्चे पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये जन्मजात होते हैं। इनका आईक्यू लेवल जन्मजात ही है, जन्म से ही इनका ये प्रोसेस रहता है। लेकिन समस्यात्मक बालक परिस्थितियों से बनते हैं, वातावरण से बनते हैं, ऐसे इंसिडेंट से कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण ये बालक समस्यात्मक बन जाते हैं। इनमें हीनता की भावना आ जाती है, इनमें आत्मग्लानि की भावना आ जाती है। तो इनके कारण क्या है? देखो, समस्यात्मक बालक व्यवहार जन्मजात नहीं होता बल्कि वातावरण और परिस्थितियों के कारण विकसित होते हैं। इसमें दो मुख्य भागों में अगर हम इनको बांटे तो देख सकते हैं। पहला, आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में जैसे कोई विकलांगता आ गई है शरीर में, जिसके कारण बालक अपने आप को हीन समझने लग जाता है, उसमें आत्मग्लानि आने लग जाती है। लाइक कुछ अंधापन आ गया है, सुनाई देने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एक्सीडेंटली रीजन के कारण लंगड़ापन आ गया है, बार बार बीमार रह रहे हैं, या फिर हार्मोनल इनबैलेंस है, हार्मोन उसके बैलेंस में नहीं हो पा रहे, जिसके कारण फिजिकली वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। इन चीजों के कारण, मतलब शारीरिक कारण है कि जिसके कारण जो हमारी फिजिकली ग्रोथ है वो पूरी बैलेंस नहीं हो पा रही है। जन्मजात नहीं थी ये, कुछ ऐसा रीजन रहा जिसके कारण ये चीजें क्रिएट हो गई हैं, ये बीमारियां क्रिएट हो गई हैं, जिसके कारण बालक अपने आप को थोड़ा पीछे समझने लग जाता है, उसके अंदर हीनता आ जाती है, वो आत्मग्लानि महसूस करने लगता है कि मैं नॉर्मल बच्चों की, अब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, तो वो अपने आप को अटेंशन देने के लिए ऐसी चीजें क्रिएट करने लग जाता है और समस्यात्मक बालकों के ऊपर कर आने लग जाता है। बौद्धिक कारण देखें तो थोड़ा बुद्धि का कम स्तर होना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, देखो फोकस न कर पाना, ये चीजें भी काफी वैल्यू करती हैं। अभी नॉर्मल है आईक्यू, लेकिन वहां पर फोकस का जो प्रॉब्लम है, मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब है कि बालक फोकस नहीं कर पा रहा। टेक्निक के द्वारा बालकों को फोकस की जो एबिलिटी है उनकी इंक्रीज की जा सकती है, उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर वो चीजें नहीं मिलती हैं, वो चीजें नहीं क्रिएट होती हैं, तो बालक थोड़ी देर में डिस्टर्ब होता है, उसका जो फोकस सिस्टम है वो कंप्लीट उसके कंट्रोल में नहीं रह पाता, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको उसका ध्यान कहीं और जाता है। तो जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर भटकता है तो वो गलत चीजों की ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाता है, जिसके कारण वो समस्यात्मक बालकों की आ जाता है। भावनात्मक कारण, अत्यधिक डर, कुछ ऐसा माहौल मिला जिसके कारण वो बच्चा डर गया, मारा पीटा गया, अत्यधिक उसको टेंशन है, उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसके कारण वो स्ट्रेस में आ गया है, तनाव है, चिंता है, डर है, ये कारण भी बनते हैं कि बालक समस्यात्मक बालक बन जाता है। अपने उस इमोशन से बाहर निकलने के लिए, अपने उस डर से, अपने उस चिंता से, अपने उस तनाव से बाहर निकलने के लिए बालक ऐसी समाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि समाज के ठेकेदारों ने या समाज के किसी पर्सन ने उसे परेशान किया, उसे तंग किया, जिसके कारण उसके अंदर एक भय बन गया, उसके अंदर एक चिंता, एक तनाव का माहौल बन गया। अब वो उसी समाज को, सिर्फ उसी पर्सन को नहीं, अब वो पूरे उसी समाज को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है और उसी समाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोचने लग जाता है और धीरे धीरे वो समस्यात्मक बालकों के अंदर आ जाता है। अभी ऐसा ही जैसे परिवार में अगर कुछ इस तरह का हार्म किया गया उसे, तो उसके कारण क्या बालक पूरे परिवार से भिन्न उसे आने लग जाती है, वो पूरे परिवार से दूर रहने लग जाता है और अपने इस डर का, अपनी इस चिंता का, तनाव का पूरा रिस्पॉन्सिबल वो अपनी फैमिली को मानता है, अपने स्कूल को, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को मानता है, जिसके कारण वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और नकारात्मक बालकों की आ जाता है। जैसे अत्यधिक डर का, चिंता या तनाव, प्रेम और सुरक्षा की कमी, मतलब वह सेफ फील नहीं करता। एक फैमिली, एक स्कूल, एक समाज ऐसी चीजें हैं
जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जब बालक के साथ कुछ इस तरह की घटना हो जाए, जब बालक उसके अंदर अपने आप को सेफ महसूस ना करे, बालक वहां से डर महसूस करने लग जाए, तो वो समस्यात्मक बालकों की श्रेणी के अंदर आने लग जाता है। धीरे धीरे ऐसे सिम्टम्स उसके अंदर आने लग जाते हैं कि इस समाज ने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, मुझे सुरक्षा नहीं दी, मुझे यहाँ से प्रेम नहीं मिला, मुझे यहाँ से ओनली डर मिला है, चिंता मिली है, तनाव मिला है, दर्द मिला है। तो वो इन चीजों का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, समाज के लिए उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। तो ये रीजन यहाँ पर रह जाते हैं। फिर बाह्य कारण देखते हैं। देखो, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, बौद्धिक कारण, ये चीजें हैं। लेकिन अगर और कारण देखें तो वो सामाजिक कारण भी हम देखते हैं। समाज के अंदर जब हम आते हैं, उन चीजों को देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा बाह्य कारण के अंदर आता है पारिवारिक कारण। अगर माता पिता के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, बार बार झगड़ा किया जा रहा है वहां पर, तो बालक वहां पर शांति नहीं महसूस कर रहा, वहां प्रेम नहीं महसूस कर रहा, वहां सुरक्षा नहीं महसूस कर रहा, वहां अपनापन उसे नहीं मिल पा रहा। इसके कारण क्या होता है, वो बालक जो है समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आ जाता है। बच्चों के प्रति अत्यधिक कठोर या लाड प्यार होना, ज्यादा लाड प्यार, मतलब कोई काम करने नहीं दे रहा, बच्चा चल रहा है, गिर गया, माँ ने गोदी में उठा लिया, बहुत ज्यादा इतना लाड प्यार की उसकी गलती पर हर बात पर पर्दा डाले जा रहा है। इतनी ज्यादा जब लाड प्यार एक लिमिट से ज्यादा मिलता है, तब भी बालक बिगड़ जाते हैं और समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। और बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार होगा, तब भी बालक इस श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है, और बहुत ज्यादा कठोरता जब आ जाए, वो भी बिगाड़ देती है। और आर्थिक तंगी और असुरक्षा का माहौल भी इन रीजन का, इसका रीजन बनता है समस्यात्मक बालकों का। तो माता पिता के बीच अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चों के प्रति अत्यधिक कठोरता वाला या बहुत ज्यादा लाड प्यार वाला है कि उनकी गलतियों को ही नहीं देखा जा रहा, और या फिर के सही कामों को भी इतने स्ट्रिक्टली बाउंड किया जा रहा है, तब भी बालक इस तरह हो जाएगा। वो कठोरता और बहुत ज्यादा लाड प्यार, जब बालक की गलतियों के ऊपर बार बार पर्दा डाला जा रहा है, उसे कुछ कहा नहीं जा रहा, तब भी बालक समस्यात्मक बालकों की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। विद्यालय कारण देख सकते हैं, शिक्षक का बहुत अधिक कठोर व्यवहार करना, टीचर बात बात पर बच्चों को डांट रहा है, बात बात पर उनके ऊपर रूल रेगुलेशन दिखाए जा रहे हैं, बालक उन चीजों से भागने की कोशिश करेगा। और उन चीजों से भागने की कोशिश करेगा तो बालक में अनुशासनहीनता आएगी। अनुशासनहीनता आएगी तो बालक इन चीजों में जल्दी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव फेज की ओर बालक जल्दी अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। अनुचित शिक्षण पद्धति, शिक्षण जो पद्धति या टीचिंग का जो मेथड है वो सही नहीं है, तब भी बालक समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। टीचिंग मेथड से क्या, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रही, बच्चा किस मेथड से सीखना चाहता है, किस मेथड से उसे समझ आएगा, इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, और अपने ही धुन के अंदर उन चीजों को करवाए जा रहा है, तो बालक उन चीजों को समझ नहीं पाएगा। जब उसे समझ नहीं आएगी तो वो इरिटेट होगा वहां से। और इरिटेशन जब जब बालकों के अंदर आएगी, तो बालक के अंदर जो विद्यार्थियों में भेदभाव, विद्यालयों के अंदर अगर पार्शलिटी की जा रही है, एक ही बच्चे को आगे रखा जा रहा है, और बाकी बच्चे अगर इंटेलिजेंट भी हैं, वो एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफी एक्टिव है, फिर भी उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा, तो बालक अलग तरीके से उनके खिलाफ हो जाएगा। और जैसे ही उनके खिलाफ होगा, तो उसके अंदर ये अनुशासनहीनता, ऐसी तो बैड क्वालिटीज हैं वो डेवलप हो जाएंगी, बुरी आदतें डेवलप हो जाएंगी, और वो कहीं समस्यात्मक बालकों की के अंदर आ जाएगा। तो बाह्य कारण में पारिवारिक कारण और विद्यालय कारण आते हैं। आंतरिक कारण में हमने चीजें देखी। बाह्य कारण के अंदर सामाजिक कारण, जैसे असामाजिक मित्र मंडली। अब देखो, ऐसी मित्र मंडली है, ऐसी कंपनी है बालक की, जिसके कारण बालक गलत आदतें तो धीरे धीरे वो आदतें उसके अंदर तटस्थ हो जाएंगी। और जैसे ही वो चीजें तटस्थ होती हैं, तो बालक के अंदर वो अपने आप ही चीजें आ जाएंगी, और बालक समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे चोरी करना, अनुशासनहीनता करना, लोगों को परेशान करना। अगर उसकी मित्र मंडली इस तरह की है, तो वो बालक भी इन्हीं चीजों को सीखेगा। कि एक बाल्यावस्था जब आती है, तो बाल्यावस्था के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव मित्र मंडली, धीरे धीरे किशोरावस्था आती है, तो जैसा उसका ग्रुप है वो वैसी आदतें सीखता है, क्योंकि मित्र समूह इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू करता है इस एज के अंदर। कि फ्रेंड्स ने कहा है तो ये चीज करनी है, वो सही गलत को नहीं देखता फिर उस बालक। मित्र मंडली अगर असामाजिक है, तो बालक इन श्रेणी के अंदर स्वतः ही चला जाता है। समाज में अगर नशा, अपराध और हिंसा का प्रभाव है, तब भी बालक प्रॉब्लमेटिक बनेंगे, बालक इस तरह की आदतें सीखेंगे, तो जिसके कारण बालक के अंदर ये गुण, ये गुण नहीं कह सकते, ये अवगुण उसके अंदर स्थायी हो जाएंगे। और सामाजिक असमानताएं, समाज में असमानताएं, वो स्कूल के अंदर अगर पार्शलिटी है, उसी तरह समाज में भी अगर असमानताएं ज्यादा है, बात बात पर जातिवाद, धर्म को लेकर, शिक्षा को लेकर, आपकी एबिलिटी को लेकर बार बार आपको जज किया जा रहा है, बार बार आपको नीचे किया जा रहा है,
तब भी समाज के अंदर ये समस्यात्मक बालक जैसी जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी, और यही बालक आगे जाकर आपको बताया कि अपराधी बालक बन जाते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रकार देख लेते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं समस्यात्मक, जैसे मंद बुद्धि बालक के हमने प्रकार देखे कि एक थोड़ा कम आईक्यू को पढ़ाया जा सकता है, एक है जिनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, फिर आ रहे हैं कि उनको बिल्कुल ट्रेनिंग ही नहीं दी जा सकती, उनको सिर्फ अपने काम सिखाए जा सकते हैं। तो ऐसे बालक सबके अंदर ऐसे बालक हमने मंद बुद्धि में पढ़े। इसी तरह समस्यात्मक बालकों को भी अलग अलग देख। समस्यात्मक बालकों के प्रकार देखते हैं तो पहला हम देखते हैं आक्रामक बालक, अग्रेसिव, बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, इनका गुस्सा जो है इनकी नहीं होता। तो आक्रामक बालक होते हैं जैसे गुस्सैल बालक, मारपीट करने वाले बालक और गाली देने बालक, ये समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, और इतना गुस्सा आना है कि ये मारपीट कर देते हैं। बाद में इनको रियलाइज होता है कि हमने कुछ गलत किया है या सही किया, बाद में ये सोचते हैं। पहले जब गुस्सा आया इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं तो उन चीजों को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, इतना ज्यादा इनके सिर के ऊपर हावी हो जाती हैं। ये गुस्सैल बालक। फिर होते हैं जिद्दी बालक, हर बात पर जिद करना और आदेश नहीं मानना। अगर इनके माइंड में कुछ आ गया है कि मैंने ये काम करना है, अब चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, इन्होंने करके ही रहना। इतने जिद्दी होते हैं ऐसे बालक, चीजों को सुनते ही नहीं है कि कोई बड़ा बोल रहा है कोई छोटा बोल रहा है, इनको कुछ लेना देना नहीं है, और एक लिमिट से ज्यादा इनके अंदर जिद होती है, और उस जिद को पूरा करने के लिए ये कुछ भी कर जाते हैं। तो वो थे जिद्दी बालक। तीसरे आते हैं डरपोक बालक। ऐसे बालक हर टाइम डरते रहते हैं, पीछे की ओर जाना, छोटी छोटी सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन जिनको हम सामान्य बालक इजीली कवर अप कर सकता है, तो ऐसे बालक होते हैं जो कवर अप नहीं कर पा रहे, डरते हैं, उनके अंदर जो आत्मविश्वास है उसकी बहुत ज्यादा कमी होती है, वो हर टाइम पीछे ही रहते हैं, पीछे से ही वो बात करेंगे, सामने आएंगे ही नहीं। तो ऐसे बालक हर समय भयभीत रहते हैं और आत्मविश्वास की इनमें कमी होती है। चोर प्रवृत्ति के बालक, चोरी करना, झूठ बोलना इनके नेचर में आ जाती है, विदाउट रीजन ये चोरी करते हैं, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे इनके काम की चीज है चाहे वो नहीं है, ये उठा लेंगे उस चीज। ये आदत डेवलप हो जाती है। और झूठ बोलना विदाउट रीजन, हर बात पे ये झूठ बोलते हैं, उससे ना तो किसी का नुकसान हो रहा है ना किसी का भला हो रहा है, फिर भी इन्होंने झूठ बोलना है क्योंकि इनकी आदत के अंदर वो चीज आ जाती है। और धीरे धीरे जब ये आदत पूरा अच्छी तरह तटस्थ हो जाती है इसके अंदर, तो उन झूठ से ये लोगों को भी करने लग जाते हैं। तो झूठ बोलना, चोरी करना, और अगर यही अगर प्रॉब्लम लगातार इनके अंदर रहती है तो वो इस बेस के ऊपर बड़े बड़ी चोरियां करना सीख जाते हैं, बड़े बड़े क्राइम करना सीख जाते हैं, और अपराधी बालकों की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। अनुशासनहीन बालक, अब देखो अनुशासनहीन बालक तो होंगे जिनके अंदर अनुशासन नहीं है, वो जितने भी रूल रेगुलेशन, चाहे वो सोसाइटी के बने हुए हैं, स्कूल के बने हुए हैं, चाहे वो फैमिली के बने हुए हैं, रीति रिवाज, रूल रेगुलेशन जो भी समाज के हैं उन सब की वो अवहेलना करेंगे, उनको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। उन्हें रूल तोड़ने में मजा आता है, एक अलग ही आनंद मिलता है उन्हें रूल तोड़ने में। समस्यात्मक बालों जो अनुशासनहीन बालक होते हैं, तो नियमों की अवहेलना करना, और पढ़ाई में तो रुचि लेंगे ही नहीं, क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ेंगे तो इनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, कब कौन से एग्जाम होने हैं, कब कौन सी तरह बैठना है, क्या रूल फॉलो करने हैं, कब यूनिफॉर्म पहनना है, ये सारे रूल रेगुलेशन के अंदर होंगे। पढ़ाई में तो इनकी रुचि बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि ये अनुशासनहीन होते हैं। हर रूल को तोड़ना इनका मेन टारगेट रहता है कि किस तरह टीचर को परेशान किया जाए, किस तरह समाज को परेशान किया जाए, और किस तरह परिवार को परेशान कर सकते हैं। तो ये चीज इनके दिमाग में चलती रहती है कि किस तरह रूल को तोड़ना है ऐसे बालकों के। फिर है भावनात्मक रूप से असंतुलित बालक। देखो जल्दी रोना, जल्दी हंसना, तनावग्रस्त रहना, और आत्मग्लानि इनके अंदर बहुत रहती है। ये चीजों के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ है, मैं ही ऐसा था, हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करते हैं ऐसे बालक। और बात बात पर रोल देना, बात बात पर चीजों से डर जाना, आगे नहीं आना, ये चीजें इनके अंदर रहती हैं। तो समस्यात्मक बालक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं आक्रामक टाइप के, दूसरे होते हैं जिद्दी टाइप के, फिर डरपोक टाइप के, चोर प्रवृत्ति वाले, अनुशासनहीन बालक, और भावनात्मक रूप अनबैलेंस वाले बालक। ये सभी समस्यात्मक बालकों की श्रेणी के अंदर आते हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था किस तरह होनी चाहिए? देखो समस्यात्मक बालकों के लिए भी अलग तरह की शिक्षा। आपको बताया कि अगर इन बालकों को किसी एज के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर ही समस्यात्मक बालकों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तब तो इन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुए तो यही समस्यात्मक बालक अपराधी बालकों की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। यही बालक बाद में
बड़े-बड़े क्राइम करते हैं और एक एज के बाद में क्रिमिनल है वो बन जाते हैं। तो इन बालकों की जो शिक्षा पद्धति है उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे टीचिंग मेथड अपनाएं, कैसे इनके साथ बिहेव किया जाए, कैसे इनकी काउंसलिंग की जाए जिससे इनको सुधारा जा सकता है। तो समस्यात्मक बालकों को सुधारने के लिए विशेष शिक्षक तकनीकों का और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। मतलब इमोशनली इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ये बालक गलत कदम उठा लेते हैं, नहीं तो ये बालक क्राइम करते हैं, नहीं तो ये बालक कहीं ना कहीं चीजों को प्रॉब्लम बना देते हैं। ऐसे बालकों को भावनात्मक रूप से कंट्रोल करना जरूरी है, इमोशनली सहयोग करना इनका जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले काउंसलिंग की जाए, व्यक्तिगत परामर्श किया जाए, ऐसे बच्चों से व्यक्तिगत बातचीत करनी चाहिए, उनके समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना चाहिए। देखो आपको बताया था मैंने कि ऐसे बालकों के लिए केस स्टडी करनी पड़ती है कि ये बालक इस प्रवृत्ति का बना क्यों। जन्मजात तो नहीं है ये समस्यात्मक बालक, तो इस प्रवृत्ति का वो बना क्यों, क्या प्रॉब्लम आई जिसके कारण वो बालक ऐसा हो गया, क्या रीजन, क्या सोसाइटी ने ऐसा किया, क्या स्कूल में उसके साथ ऐसा हुआ, क्या परिवार में उसके साथ ऐसा हुआ जिसके कारण वो समस्यात्मक बालक बना। तो इनके साथ थोड़ा इमोशनली कनेक्शन बनाकर से बात करने की ट्राई करनी चाहिए, इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ये इस फेज के अंदर आ गए हैं। अगर वो कारण का पता चल जाए तब हम उसका उपचार कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, उन समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन अभी कारण ही नहीं पता कि किस कारण से ये बालक इस फेज के अंदर आया है, तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर फीवर है तो फीवर के पहले सिम्टम्स आपको जानने पड़ेंगे, तभी आप दवाई दे सकते हो। अब पता ही नहीं कि किस रीजन से फीवर हुआ है, ब्लड के अंदर क्या मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, वो आपको वायरल है, तो आपको पता होगा पहले, तभी आप उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो समस्यात्मक बालकों का भी कुछ इसी तरह का रहता है कि कारण अगर हमें पता होगा तब हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इनके लिए भावनात्मक रूप से इस तरह इनसे कनेक्ट होना है कि ये बातचीत करें और उस बातचीत के द्वारा आप कारण जानने की कोशिश, किस रीजन से उनके अंदर ये प्रॉब्लम आई है, किस रीजन से वो इस प्रवृत्ति के बने हैं, तब उन चीजों का सोल्यूशन किया जा सकता है। तो काउंसलिंग इनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन होता है चीजों से बाहर निकालने के लिए। ना है पारिवारिक सहयोग, माता पिता को भी बच्चों के प्रति सकारात्मक और संतुलित व्यवहार करना चाहिए। पॉजिटिव बच्चा अगर इस तरह का हो गया है, उसे सुधारने के लिए उसे और डांटना नहीं है, उसे और पीटना नहीं है, मारना नहीं है, पनिशमेंट नहीं देना, उनके साथ सहयोग व्यवहार करें, उनके साथ थोड़ा प्यार से बिहेव करें, उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके उनको समझने की ट्राई करें कि ये बालक इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। जब उनको समझने की परिवार भी उसमें सहयोग करेगा तो बालक को प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। और अगर परिवार सहयोग नहीं करेगा तो बालक को वहां से निकालना और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो माता पिता को बच्चे के साथ सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए और संतुलित व्यवहार अपनाना चाहिए। घर का वातावरण प्रेम पूर्वक और सुरक्षित बनाना चाहिए। अब बालक क्यों अपने आप को जब अनसेफ महसूस करता है तब बालक आक्रामक होता है। देखो, एक अटैक पोजीशन में कोई पर्सन क्यों आता है, जब वो अनसेफ महसूस करता है। अभी कोई आपके ऊपर अटैक तब करेगा ना जब वो खुद को आपसे थोड़ा सा उसको खतरा महसूस होता है। जब बालक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता तब वो आक्रामक व्यवहार का होता है। अगर बालक को वहां पर सुरक्षा महसूस हो रही है, वो आपके साथ सेफ जोन में फील कर रहा है, तो बालक कभी भी अटैक नहीं करेगा, उस आक्रामक व्यवहार के अंदर नहीं आएगा। परिवार का वातावरण इस तरह का होना चाहिए, प्रेम पूर्वक, सहयोग पूर्वक और सबसे बड़ी बात सुरक्षा वाला होना चाहिए कि बालक वहां जाकर अपने आप को सेफ महसूस करे। और जहां पर पर्सन अपने आप को सेफ महसूस करता है वहां पर कभी भी अटैक मोड में नहीं आता बालक। तो परिवार की ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले उसे प्यार से सहयोग से बात करें। सेकेंडली, घर का वातावरण इस तरह का हो कि पर बालक सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। फिर बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उसे प्रोत्साहित करना। अगर बच्चे में कोई एबिलिटी है तो उसको डीमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करके उस प्रतिभा को निखारना है, उसकी और आगे आना है, जिसके कारण चीजें समझ आएंगी। अगर हम प्रतिभा को नहीं निखार पाते और बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, बालक कभी भी आगे नहीं आ पाएगा और उसके अंदर और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाएगा, चीजों को समझ नहीं पाएगा और जिसके कारण बालक प्रोत्साहित नहीं होगा तो वो समस्यात्मक बालक है, उससे और ज्यादा नेक्स्ट फेज पे जाएगा जिसको हम अपराधी बालक बोलते हैं। तो व्यक्तिगत परामर्श काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर पारिवारिक सहयोग जरूरी है जिसके कारण इस फेज से बच्चों को निकाला जा सकता है। अब स्कूल क्या रोल प्ले कर सकता है ऐसे बालकों के लिए? सबसे पहले बच्चों को डांटने और दंडित करने की बजाय प्रेम और धैर्य से
बच्चों को स्कूल के अंदर अगर एक बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्लास में, सबसे पहले रीजन जानना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर। अगर उस चीज का उसको बार बार पनिशमेंट दिया जाए, बार बार दंड दिया जाए, उसे और ज्यादा डांटा जाए, तो वो और ज्यादा चीजें क्रिएट करेगा। लेकिन अगर प्यार से उससे बात करके उस चीज को समझा जाए कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम, अब एक बच्चा वर्क नहीं करके आया और डेली का रूटीन है वो काम नहीं, तो टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया, क्या नेक्स्ट डे वो काम कराएगा? नहीं करेगा। एक दिन डर से करे, अगले दिन वो फिर भी नहीं पड़ेगा। टीचर की ड्यूटी बनती है, अध्यापक की ये ड्यूटी बनती है कि पहले कारण जाने। क्या पता कोई फैमिली रीजन हो जिसकी वजह से वो काम नहीं आया, क्या पता कोई मेंटली रीजन हो, क्या पता वो बीमार हो, हेल्थ इश्यूज हो। पहले कारण जानने की ट्राई करे, उसके बाद पनिशमेंट। अगर बिना कारण जाने उसको पनिशमेंट दे दिया गया तो वो बालक और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और ज्यादा अनुशासनहीन बनेगा। टीचर की ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले इस तरीके से बच्चों से ट्रीट करे कि उससे प्रेम से बातचीत करे और उस बेवजह पनिशमेंट ना दे, रीजन जानने की कोशिश करे। उसके बाद अगर लगता है कि ये रीजन सही है, उस चीज को अच्छी तरह जाने पहचाने, फिर उस चीज को डील करे बालक की। विशेष गतिविधियों में उनको पार्टिसिपेट कराए, जैसे खेल के द्वारा, नाटक के द्वारा, कला के माध्यम से बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा देना। और बच्चों को छोटे छोटे समूहों में पढ़ाना। छोटे छोटे ग्रुप में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सभी बच्चों के ऊपर नजर रहता है, सभी बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल के अंदर 100 बच्चों की क्लास रख ली गई तो वहां पर बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा कि बच्चे किस तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो बालक को छोटे छोटे अगर ग्रुप में पढ़ाए तो सभी बच्चों के ऊपर टीचर की नजर रह रही है, और टीचर भी पहचान पाएगा कि कौन सा बच्चा किस फेज का है, किस मेंटल लेवल का है, और उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव करके वो टीचिंग मेथड अपनाकर उसको सही दिशा दे पाएगा। फिर बात करते हैं व्यवहार संशोधन तकनीकें। मतलब बिहेवियर को मॉडिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक जिससे बच्चे का जो बिहेव है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करना मतलब एक नए तरीके से, नए रूप में उसको सामने लेकर आना। मॉडिफिकेशन किस तरह करना है, तो ऐसी टेक्निक अपनाई जा सकती है। उन टेक्निक के अंदर जैसे पुरस्कार और प्रशंसा देकर, सही कार्य करने पर तुरंत उसे प्रशंसा देना। अगर कोई ऐसा समस्यात्मक बालक है, उसने कोई छोटा सा बहुत अच्छा काम किया, तो उसको मोटिवेट करना, प्रशंसा करना, जिससे वो बालक खुश हो जाएगा और धीरे धीरे आपसे अटैच होने लग जाएगा। और जब आपसे अटैच हो रहा है तो वो अपनी बातें आपसे के साथ शेयर करने लग जाएगा। अब चाहे वहां पर प्रॉब्लम है वो भी आपसे शेयर करेगा, उसको कोई खुशी मिल रही है वो भी आपसे शेयर करेगा। धीरे धीरे आप उसकी पकड़ कर पाओगे कि वो किस रीजन से इस फेज के अंदर आया है। तो बालक आपके साथ धीरे धीरे अटैच होने लग जाएगा और आप उसके व्यवहार को धीरे धीरे मॉडिफाई उस पर कर पाओगे। अनुकरण विधि के द्वारा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, मतलब अनुकरण करें बालक। अब बच्चा आपसे अटैच हो गया तो वो धीरे धीरे आपको कॉपी करने की ट्राई करेगा कि जो आपने अपनी लाइफ में पा लिया है। वो बालक कहेगा कि इन सर की, इन मैडम की लाइफ बहुत अच्छी है, ये जो पर्सन है इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो मुझे भी अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा निखारना है, मुझे ऐसा करना है। तो बालक अनुकरण के माध्यम से धीरे धीरे आपको कॉपी करने लगेगा, और वो जो व्यवहार है उसको छोड़कर एक नए फेज के अंदर वो आना स्टार्ट कर देगा। जहां पर उसको प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उसने आपके साथ शेयर किया, आपने उसको अपने तरीके से इस मेथड से सॉल्यूशन किया उस चीज का, कि बालक का जो व्यवहार है वो नए तरीके से उभर कर सामने आया, जिसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन हो गया उसका, वो मॉडिफाई हो गया बालक, और उस व्यवहार को छोड़कर वो नए व्यवहारों को अपनाने लगा और सही दिशा की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इन बिहेवियर मॉडिफाई टेक्निक को अपनाकर भी हम बालकों को, सकारात्मक बालकों को दिशा दे सकते हैं और उन्हें सही रूट पर लाया जा सकता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों को धीरे धीरे कम करना। अब बालक के अंदर जो नकारात्मक प्रवृत्ति है, अब बालक आपसे अटैच हो गया तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो उसके बिहेव के अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, तो वो गलत काम करता है, धीरे धीरे उसको सुधारा जा सकता है। ये भी काउंसलिंग का ही एक कह सकते हैं कि ये काउंसलिंग का एक पार्ट है, कि बच्चों के व्यवहार को मॉडिफाई किस तरह करें कि बच्चे को अपनी ओर अट्रैक्ट करके, अपनी ओर उस खींच कर, अपनी बातों से, अपने बिहेव से उसके व्यवहार को मॉडिफाई कर देना, उसके व्यवहार को चेंज कर देना। अगर उसमें डर है, उसमें आत्मग्लानि है, उसमें अनुशासनहीनता है, उसमें आक्रामकता है, या उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, चोरी करने की प्रवृत्ति, इन प्रवृत्तियों को सुधारा जा सकता है, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर किसी चीज से बच्चा डर रहा है तो उसके डर को खत्म किया जा सकता है। अगर उसके माइंड में किसी चिंता है, तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो चीजों को भूल नहीं पा रहा, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जिसके कारण वो समस्यात्मक श्रेणी के अंदर आया, तो धीरे धीरे उनसे काउंसलिंग करके, उनसे बात करके बाहर
निकाला जा सकता है। तो ये जो बिहेवियर मॉडिफाइड टेक्निक है, इनके द्वारा समस्यात्मक बालकों का सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो मैंने केस स्टडी बताया तो वो इसी के अंतर्गत आती है। बालक की पूरी केस स्टडी करके आप उस टेक्निक को यूज करो, जिसने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको उस फेज से हटा दो, उस फेज से उसको हटाकर दूसरे फेज के अंदर लेके जाओ जो पॉजिटिव फेज हो। नेगेटिव फेज से उसको हटाकर पॉजिटिव फेज की ओर ले जाकर चीजों को सोल्यूशन किया जा सकता है और बालक का व्यवहार मॉडिफाई किया जा सकता है। सामाजिक विकास, बालकों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना। अब जितना ज्यादा बालक समाज की गतिविधियों में रहेगा, वो अपनी अनुशासनहीनता, अपने आक्रामकता से दूर रहेगा। वो समाज को देखेगा कि समाज में कौन रेगुलेशन है, किस तरह पार्शलिटी नहीं होती। ऐसी गतिविधियों के अंदर डालना जहां पर सबको समान अधिकार मिल रहे हैं, जहां पर सबके लिए सोचा जा रहा है। तो धीरे धीरे बालक के अंदर जो नेगेटिविटी है कि वहाँ यहाँ पर पार्शलिटी होती है, ये समाज बुरा है, तो धीरे धीरे वो जो भावनाएं हैं बालक के अंदर खत्म होने लग जाएंगी अगर हम ऐसी गतिविधि बालक को डालते हैं। समाज सेवा जैसे कार्यों में भागीदारी कराना, जैसे समाज के प्रति जो सेवा है, अच्छे कर्म है, उन चीजों की ओर बालक को डालना, समाज की सेवा करना, ऐसी चीजें क्रिएट करना बालक के सामने, ऐसी चीजें बालक को ऐसी चीजों के अंदर डालना जिससे समाज को उसका योगदान मिल सके, समाज उसको एप्रिसिएशन दे। जैसे जैसे समाज उसकी प्रशंसा करेगा, एप्रिसिएशन देगा, वो समाज सेवा के कार्यों में लगेगा, तो धीरे धीरे जो उसका नेगेटिव फेज है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, खत्म होती जाएगी और वो एक पॉजिटिव फेज के अंदर आ जाएगा और जो समस्यात्मक बालकों की श्रेणी के अंदर वो चला गया है, उस चीज से वो बाहर निकल जाएगा। समूह खेलों के माध्यम से सहयोग और अनुशासन की भावना विकसित करना, क्योंकि समस्यात्मक बालक अनुशासनहीन होते हैं। देखा तो खेल अगर उसे खिलाए जाएंगे तो हर खेल के अंदर कुछ डिसिप्लिन, कुछ होते हैं। तो बालक को मोटिवेट करके उन चीजों की ओर लेकर आना, और बालक जब उन चीजों के अंदर आ गया तो धीरे धीरे वहां के रूल रेगुलेशन, वहां की जो अनुशासन वहां पर चल रहा है, उनके अंदर बालक को डालना और उसको एक लीडरशिप की क्वालिटी देना। जैसे ही वो बालक खुद लीडरशिप की क्वालिटी देखेगा कि मैं एक लीडर बन सकता हूं, तो मुझे रूल फॉलो करवाने हैं, तो धीरे धीरे बालक अनुशासनहीनता से साइड हो जाएगा और अपने आप को एक पॉजिटिव फेज के अंदर ले आएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा, अब चिकित्सा वो तो रोल प्ले करती है, मनोवैज्ञानिक सहायता, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक, यदि समस्या शारीरिक और मानसिक बीमारी से जुड़ी हो तो किसी भी डॉक्टर से, किसी भी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके उन चीजों किया जाता है। देखो पर्सनली काउंसलर के द्वारा एक काउंसलिंग करनी और एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा काउंसलिंग करनी, दोनों बहुत तो डिफरेंस होता है। एक काउंसलर अगर आपकी काउंसलिंग कर रहा है तो उसके द्वारा वो केस स्टडी करेगा, चीजों को समझेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो एक साइकेट्रिस्ट कुछ मेडिसिन का यूज करके, कुछ इस तरह की थेरेपीज का यूज करके उसका सोल्यूशन कर सकता है। डॉक्टर उन चीजों है। तो अगर ये फेज कुछ ज्यादा बढ़ गया है समस्यात्मक बालकों का, तो डॉक्टर की सलाह लेकर और काउंसलर के हेल्प से, काउंसलर उन चीजों को बताए कि ये प्रॉब्लम है, और साइकेट्रिस्ट की हेल्प से उन किया जा सकता है। और बालकों को जब देखो डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट का तब रोल आता है जब समस्या बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, वहां पर उन्हें फिजिकली मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, फिजिकली किन चीजों के लिए वो वीक हो रहे हैं और वहां पर उन स्टेमिना की जरूरत पड़ रही है, तब डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट की हमें सलाह भी लेनी चाहिए ताकि बालकों को इन चीजों से दूर निकाला जा सके। गंभीर मामलों में थेरेपी जैसे स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इस तरह जैसे संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक थेरेपीज यूज की जाती है। बालक के जो अंदर चल रहा है चीजें, उनको अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग थेरेपी से बच्चों को मन की चीजों को बाहर लेकर आना, स्पीच थेरेपी के द्वारा उनसे डिस्कस करना कि किस तरह बालक के अंदर जो घुटन महसूस हो रही है, उसे उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो जैसे ही वो बाहर आएंगी तो बालक के द्वारा उस चीज का डिस्कशन करना, और डिस्कशन के द्वारा अगर वहां पर मेडिसिन की जरूरत है, अगर किसी और थेरेपी की जरूरत है, तो उन चीजों का सहयोग लेकर साइकेट्रिस्ट की हेल्प से इन चीजों का सोल्यूशन किया जा सकता है। ये लास्ट स्टेज रह जाती है जब काउंसलिंग के द्वारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो, तब हम डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट की सलाह से भी इन समस्यात्मक बालकों की कर सकते हैं। समस्यात्मक बालक समाज और विद्यालयों के लिए चुनौती हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चे देखो चैलेंज हैं ये समाज के लिए, क्योंकि ये अनुशासनहीन हैं, थोड़ा जिद्दी, आक्रामक स्वभाव के और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं। लेकिन इन बच्चों को प्रेम से, सहानुभूति से, उचित मार्गदर्शन और सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से इन्हें सामान्य जीवन
दिया जा सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए तो ये बालक अपराधी बालक बन जाते हैं। तो जो उनके आस-पास है, चाहे वो परिवार है, चाहे विद्यालय है, चाहे वो समाज है, चाहे उसके आस-पास के को चाहिए कि उनके साथ प्रेम से, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगपूर्ण, के इमोशन समझकर चीज़ों का सॉल्यूशन किया जा सके। शिक्षक, माता-पिता और समाज के संयुक्त प्रयास से देखो ना तो ओनली एक टीचर कुछ कर सकता है, ना ओनली माता-पिता और ना ही ओनली समाज। तीनों का रोल इकट्ठा होगा, तभी इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर तीनों इकट्ठे काम नहीं कर रहे, वहाँ पर माता-पिता, पेरेंट्स हैं, वो कोऑपरेटिव नहीं है, समाज है, वो उन बच्चों के लिए कोऑपरेटिव नहीं है या के आसपास के जो टीचर हैं, लोग हैं, वो कोऑपरेटिव नहीं है, तो इन बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं निकाला जा सकता। तो तीनों के सहयोग से संयुक्त रूप से इन बालकों को सुधारा जा सकता है और एक सामान्य जीवन दे सकते हैं हम। तो समस्यात्मक बालक कोई सजा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है कि समस्यात्मक बालक बन गया तो अब इसको की लाइफ पूरी ऐसे ही जाएगी, क्राइम में जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। समस्यात्मक बालकों को सुधारा जा सकता है, ये कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि ये जन्मजात नहीं है, हमारा कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है ये समाज के कुछ रीजन के कारण ये चीज हुई, परिवार के कुछ रीजंस के कारण बच्चा इसके अंदर गया, ये कुछ रीजन बने जिसके कारण ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वास्तविकता में ये जन्मजात नहीं था, समाज ने ही, परिवार ने ही, सोसाइटी ने ही, आसपास के लोगों ने ही ये फेज उसकी लाइफ में लेकर आए हैं, जिसके कारण बच्चा आत्मग्लानी, बच्चा जिसके कारण अनुशासनहीन इस तरह का बन गया है। तो ये कोई सजा नहीं है, बल्कि सहानुभूति से, परामर्श से और सहयोग की आवश्यकता होती है इसके लिए। और अगर उचित शिक्षा, मार्गदर्शन बच्चे को दिया जाए तो वह समाज उपयोगी सदस्य बन जाता है। ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए अगर समाज कोऑपरेटिव रहे, परिवार कोऑपरेटिव रहे, पेरेंट्स कोऑपरेटिव रहे, टीचर, स्कूल, आसपास जो भी उसका एनवायरनमेंट है, अगर वो कोऑपरेटिव रहे तो ऐसे बच्चों को सुधारा जा सकता है और उन्हें बेटर लाइफ दी जा सकती है। तो समस्यात्मक बालक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। समस्यात्मक बालक वो हैं जिनकी लाइफ में कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो गई है, या उनकी लाइफ में कुछ इस तरह का तनाव, इस तरह की चिंता, कोई इस तरह का द्वंद या इस तरह का कुछ भी हो गया है जिसके कारण वो बालक इस प्रकृति का बन गया है। जन्मजात वो ऐसा नहीं था। जन्मजात बालक वो सामान्य बालकों के जीवन के जैसा ही बालक, हाँ, लेकिन इस ट्रेजेडी के कारण, इस घटना के कारण, इस इंसिडेंट्स के कारण वो इस फेज के अंदर आ गया, तो अपने तनाव को, अपने गुस्से को, अपनी चीजों के प्रति जो पार्शलिटी है उसको निकालने के लिए वो समाज को प्रॉब्लम देता है। क्योंकि किसी फेज के अंदर समाज ने, परिवार ने, सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने वो प्रॉब्लम उसे दी, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया। अब बाहर निकलने के लिए वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समाज विरोधी बन जाता है, परिवार विरोधी बन जाता है, शासनहीन बन जाता है, के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब एक पर्सन ने किया और उसका पनिशमेंट वो पूरे समाज को देगा, पूरी कम्युनिटी को देता है। इसके कारण वो समस्यात्मक धीरे धीरे अपराध की ओर चला जाता है। तो ऐसे बालकों को सुधारा जा सकता है, काउंसलिंग द्वारा सुधारा जा सकता है, सहयोग के द्वारा, सहानुभूति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ऐसे बच्चों सुधारा जा सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है समस्यात्मक बालक, और काफी इजी वे में भी हम आसपास भी देखें तो हमें कई बच्चे इस तरह के मिल जाएंगे। अगर कुछ चीजें ये आपकी हेल्प करें ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए, तो जरूर लाइफ में भी अप्लाई करना। इसके आगे की जो क्लास है वो कल लेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर